आप लोग बताइएगा जरा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके ओके गुड गुड। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 7 मिनट लेट हो गए। ओके चल। तो लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 2 है। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ठीक, हमने देखा था कि एटम की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अरे बाहर ये चेंज करने का। हमने देखा पिछली क्लास में कि एटम की डिस्कवरी हुई थी। एटम की डिस्कवरी के बाद लोगों ने एटॉमिक थ्योरी दिया। एटॉमिक थ्योरी बाद काइनेटिक थ्योरी आई। काइनेटिक थ्योरी के बाद हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी कब आती है? 1873 में। लेकिन काइनेटिक थ्योरी को पढ़ने से पहले हमने सोचा कि जो पहले भी लोगों ने गैस के ऊपर काफी स्टडी की थी, जिसे हम लोग गैस लॉ में पढ़ते हैं। तो गैस लॉ में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? गैस लॉ में हमें पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया था, हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था, और हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लिया था। गैस बॉयल्स लॉ भी हमने देख लिया कि हाँ वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। चार्ल्स लॉ भी देख लिया, वैगैरह। अच्छा, हमने तीनों का मिलाकर हमने एक इक्वेशन बनाई थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इसे हमने बोला था कि आइडियल गैस की इक्वेशन है। क्या है ये इक्वेशन? ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई थी 1834 में, कंबाइन करके इन तीनों को ये इक्वेशन आई थी। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके ठीक। हाँ, तो 1800 से अब काइनेटिक थ्योरी जो थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो थी वो आती है 1873 में। जब तक गैस लो आई उसके कई समय बाद आई थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मतलब जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आई तो इस पे सबसे बड़ा बात ये था कि जब ये काइनेटिक थ्योरी आई तो इन सारे लॉज को फॉलो करनी चाहिए, और ये सारे लॉज को फॉलो भी करती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ना है हमें। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या कहती है? अच्छा, पोस्टुलेट्स का मतलब ये है कि हमने इस थ्योरी में क्या क्या एजम्पशंस लिया, क्योंकि मेनली हम आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं ना। तो हम देखेंगे कि इस पोस्टुलेट्स में हमने क्या क्या एजम्पशंस लिए हैं, कि काइनेटिक थ्योरी गैस के बारे में क्या क्या बोलती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात बोलती है कि गैसेस जो है ना, गैसेस आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ स्मॉल, या उसे बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स। क्या कहती है? गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा, हमने इन पार्टिकल्स को एटम या मॉलिक्यूल्स बोल दिया। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल्स बोलो। ठीक है, ये हुई सबसे पहली बात, बहुत बेसिक बात है ये तो। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। क्या मतलब इसको? मतलब किस किस एस्पेक्ट में? मतलब जो मास है, जो शेप है, और जो साइज है। मास, शेप और साइज। सेम गैस के मॉलिक्यूल्स की मास, शेप और साइज सेम होगी। मतलब अगर हम ऑक्सीजन गैस ले लें तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनकी सारी मास, शेप, साइज उनकी सेम होगी। या नाइट्रोजन गैस ले लें तो उनके अंदर की सारी मास, मोल्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की शेप, साइज वगैरह सब अलग होगी। ठीक है, ये बात कहती है। तीसरी पॉइंट जो कहती है वो है मॉलिक्यूल्स molecules of gases are in the state of are in the state of constant motion, constant motion। और कैसा मोशन करती है ये? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये जो तीसरी पॉइंट है ना, इसको हम जरा समझते हैं। हमने मान लिया कि ये एक पार्टिकल है, ये एक मॉलिक्यूल है, किसी भी गैस का हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड है यू, इसकी स्पीड यू है। अच्छा, तो इस स्पीड का एक कंपोनेंट एक्स में भी आएगा जिसे हम यू एक्स बोलते हैं।
इस मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा वाई कंपोनेंट में भी आएगा, जिसे यू वाई बोलेंगे, और यू जेड में भी इसका कंपोनेंट आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ये किस डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगी, किस डायरेक्शन में मोशन, तो आप बोलेंगे कि ये तो एक्स में भी मूव कर सकती है, वाई में भी मूव कर सकती है, जेड में भी मूव कर सकती है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल की एक्स में जो मूव करने की प्रोबेबिलिटी है, वही वाई में भी मूव करने की प्रोबेबिलिटी है, जेड में भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि वो मूव करेगी। मतलब ये पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव करने की प्रोबेबिलिटी सेम। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट में ये जो तीसरी पॉइंट है, इस वाले में हमने ये एज्यूम किया कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी तीनों डायरेक्शन में, क्या तीनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से मोशन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, सेम स्पीड से मोशन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल गुड होगी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करेगी। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो यू एक्स है वो यू वाई और यू जेड बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हमने कहा कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी यू है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, जब हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं? हमने वेक्टर में पढ़ा होगा ना, क्या करते हैं? अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं ना, यू एक्स स्क्वायर प्लस में यू वाई स्क्वायर प्लस में यू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस में यू वाई स्क्वायर प्लस में यू जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि हमने एजम्पशन लिया था कि हाँ, इसकी जो स्पीड होगी तीनों डायरेक्शन में सेम होगी, यू एक्स यू वाई यू जेड। तो क्या मैं यू एक्स को यू वाई और यू जेड से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर इक्वल टू 3 यू एक्स का होल। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ओके, ठीक है। अब तो ये थी तीसरी बात। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि ऑल द कोलिजन्स, फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑल द कोलिजन्स दैट collision that gas molecules are performing whether they are colliding among themselves, colliding among themselves or with wall of container, wall of container। कैसा कोलिजन करती है ये? आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा, ये कह रही है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में, वो जब आपस में कोलाइड करती है या वो कंटेनर से कोलाइड कर रही हो, कंटेनर के वॉल से, वो सारे कोलिजन कैसे होते हैं? इलास्टिक इन नेचर। अच्छा, हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था ना कि इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है इलास्टिक कोलिजन? जिसमें मोमेंटम, जिसमें मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। पढ़ा था ना हमने, इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है? जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा,
चलिए एक बार को मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और ये u स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये गया गया और इस बॉल से कोलाइड हुआ। कैसा कोलिजन हुआ? इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस ये कोलाइड करके इधर मूव कर जाएगी यू स्पीड से, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम पूछूं तो क्या होगा? m इंटू यू होगा, हाँ या ना? ठीक है। यस और इसका सर। और इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अगर स्पीड पहले इधर यू थी तो इधर माइनस यू होगी, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? माइनस एम यू हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात ठीक है ना? अच्छा, अगर हम निकालने चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, हमें यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, उसकी सिर्फ वैल्यू देखनी है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस एम यू, और इनिशियल क्या होगा? ये, ठीक है। दोनों का मॉड ले लेते हैं ताकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये कितनी निकलेगी इसके बाद? 2 mu आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 mu आ जाएगा। अच्छा, फोर्स क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है ना हमने। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, होता है ना, ठीक है। और प्रेशर क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये कहना है कि ये जो प्रेशर आया है किसके वजह से आया है? ये इस मॉलिक्यूल के इस बॉल पे कोलिजन के वजह से प्रेशर आया है। तो क्या हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। अच्छा, ये जो प्रेशर आया है एक मॉलिक्यूल वजह से, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं कंटेनर में, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा कोलाइड होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन? क्या इतनी बात इस समझ में आई? यस। हाँ। यस सर। तो ऊपर वाली जो बातें हमने देखी, जो चीजें हमने समझी, उससे ये समझ में आता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बोल दीजिए, मैं धीरे कर दूं। यस यस सर। सर। तो तो आपने पिछला सारा लिखा कि रुकना सर है? थोड़ा रह गया, एक बार सर सर स्क्रीनशॉट फर्स्ट ले वाइस लिया। स्लाइड दिखा दीजिए। आप लोग को सर लिखना है तो बोल दीजिए, स्क्रीनशॉट है। मैं स्लो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर वो फर्स्ट वाइस स्लाइड दिखा दीजिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये पहला है, ठीक है। पहला पोस्टुलेट ये कहता है गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल और टाइनी पार्टिकल, जिन्हें हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोला, ठीक है। और दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो है सेम गैस की वो आइडेंटिकल होती है हर एस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन गैस है तो उनका मास, शेप, साइज हर एक मॉलिक्यूल का सेम होगा, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? यस सर। ओके ओके। यहाँ से कुछ उतारना है आप लोगों को? नो सर, याला तो कर लिया था सिलेक्ट। ओके ओके, ठीक है। तो ये फोर्थ है, ये चौथा पोस्टुलेट था जिसने बोला कि ऑल द कोलिजन दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर परफॉर्मिंग वेदर दे आर कोलाइडिंग एमंग देमसेल्फ, भले ही वो आपस में ही कोलाइड कर रहे हो या वो कंटेनर के वॉल से कोलाइड कर रहे हो, वो सारी की सारी कोलिजन ना इलास्टिक होती है। और जब भी कोलिजन इलास्टिक होती है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होती है, ठीक है। मैंने कहा कोई लॉस नहीं होता है। यहाँ देखिए, मोमेंटम ऐसे इधर था, यहाँ कोलाइड हुआ और इस डायरेक्शन में आ गया, मोमेंटम चेंज हुआ, पहले प्लस एम बी था माइनस एम बी हुआ, पर एम यू तो नहीं चेंज हुआ ना, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। फिर हमने डेल्टा पी निकाला और हमने देखा कि जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ कोलिजन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने अगला जो एजम्पशन था वो यही था कि जो प्रेशर है गैस का इज ड्यू टू द collisions of gas molecules
गैस मॉलिक्यूल विद वॉल और कंटेनर। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है, ये जितनी बातें कर रहे हैं ये एजम्पशन है, पोस्टुलेट्स हैं। काइनेटिक थ्योरी में जितने एजम्पशन लिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे लिए गए हैं, 15-20 हैं, पर मेन मेन जो हमारे लिए जो काम का होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, बस हम वो देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिक्स्थ पोस्टुलेट ये कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या मतलब इसका? अगर एक बात को हम मान लें कि ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन या हाइड्रोजन गैस ले लें, अगर एक बात को मान लें कि ये तीनों की तीनों आइडियल गैस है, ठीक है, अगर ये तीनों आइडियल गैस हैं, तो 300 केल्विन टेम्परेचर अगर हम ले लें, इन तीनों को 300 केल्विन टेम्परेचर ले जाए, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ठीक है, ये पोस्टुलेट ये कहती है। ठीक है। अगला सातवां पॉइंट में ये है कि जो वॉल्यूम है, क्या, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में? नेग्लिजिबल व्हेन इट्स compared with the volume occupied by गैस मॉलिक्यूल्स। समझते हैं ये क्या बोल रहा है, ये वाली पॉइंट को हम समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लेते हैं आप जहाँ पे बैठे हैं उस रूम को ले लें। ठीक है, तो मान लिया कि ये एक रूम है या कंटेनर ले लेते हैं, इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ढेर सारी। ठीक है, तो ढेर सारी है। अच्छा, हम लोग गैस को फ्रीली छोड़ेंगे तो भाई जितना कंटेनर होगा वो पूरी उस कंटेनर में वो फैल जाएंगे। तो ये कह रहा है, अच्छा फिर हमने क्या किया, इन सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक कोने में ले आए, एक तरफ खींच के ले आए कि रे तुम इधर आके बैठो सब, ऐसे ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के ले आए। जब हमने सारे मॉलिक्यूल्स को एक पास किया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या है ये? जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी वॉल्यूम है ये। ठीक है, और ये क्या है, पूरे स्प्रेड है, ये हुई वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि पूरी की पूरी गैस क्या है, इसमें स्प्रेड है, तो इसे वॉल्यूम ऑफ गैस मान। तो ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स का है, ये है, ये जो वॉल्यूम है ना, ये नेग्लिजिबल है जब हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के। ठीक है, हालांकि ऐसा ये पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ तो इसका मतलब वॉल्यूम होगा ही, लेकिन क्या है कि पोस्टुलेट से assumption है, तो हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो पीछे पेज एक बार दिखाना, कौन सा पेज विनोद, कौन सा स्लाइड, ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट वाला? क्या बेटा, एक बार हाँ या ना बता दो बेटा विनोद। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं तो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, सेवेंथ वाला। अच्छा, एट पॉइंट देखते हैं क्या। एट पॉइंट कहता है, खैर ये पॉइंट हम लोग पिछले वाले क्लास में ही पढ़े थे कि देयर इज नो इंटर molecular force force of attraction among gas molecules, force of attraction among gas molecules। ठीक है, क्यों नहीं होता है? ये हमने एजम्पशन माना। ठीक है, आठवां पॉइंट था ये हमारा, ये 8th नंबर का था। और एक रह गया 9th, जो ये कहती है 9th कि ग्रेविटी जो है ना, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जब भी हमने आइडियल गैस की बात की, हमने ग्रेविटी को ही नेग्लेक्ट कर दिया। ग्रेविटी इज
नेग्लेक्टेड। अब इससे क्या हुआ, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इस बॉल को इधर यू स्पीड से फेंकेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे ट्रेजेक्ट्री करेगी, ऐसे 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 जाएगी। तो क्या हो रहा है, इस पे ग्रेविटी एक्ट करती जा रही है, हर पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट करती जा रही है और इसको नीचे की तरफ ले जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। पर नाइन्थ में हमने ये असम्पशन माना कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं ना कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल भी करते हैं और उन पे ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करती है। अगर इस पार्टिकल का स्पीड इस डायरेक्शन में है तो ये ऐसे ही स्ट्रेट में ट्रेवल करता है। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स हुए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, तो जब ये पोस्टुलेट दे दिया गया, ठीक है, आज का जो दूसरा चीज है जो हम पढ़ेंगे वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में। ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें तो खैर हमें पता है कि प्रेशर है, ये पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एम जो है वो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा, हम अभी इसको डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन देखना है हमें, ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना है अभी, हम लोग डिराइव करेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। एन क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यू आर एम एस क्या है, यू आर एम एस होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस। समझते हैं क्या है वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है। हम पहले यू आर एम एस को देखते हैं कि ये क्या है यू आर एम एस। अच्छा, अगर हम मान लें कि यहाँ पे गैस के ढेर सारे पार्टिकल्स, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे 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 छोटे, हमने मान लिया कि ये वाला मॉलिक्यूल की स्पीड u1 है, इसका हमने मान लिया ऐसे u2 है, इसको हमने देख लिया ऐसे u3 है, ऐसे करते करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इसका un है, ठीक है। तो यू आर एम एस कहती है कि रूट ऑफ मीन, मीन किसका, जो ये वेलोसिटी है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका सम करते हैं हम लोग, उसका सम करते हैं हम लोग, ये मीन हो गया। देखो, पहले हमने क्या बोलता है रूट मीन स्क्वायर, तो हमने जो भी पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी को स्क्वायर किया पहले, ठीक है, फिर उसका मीन लिया और उसको अंडर रूट में किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग यू आर एम एस, ठीक है। क्या किया हमने, पहले हमने पार्टिकल का स्क्वायर किया, जो भी स्पीड है उसको हमने स्क्वायर किया, ठीक है, स्क्वायर किया ऐसे, देखो पहले स्क्वायर किया, ठीक है, फिर हमने इस पार्टिकल का जो स्पीड है उसका मीन ले लिया, ठीक है। मीन कैसे लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एपी करके और अपॉन में एन, और फिर उसका हमने रूट किया, इसको बोलते हैं हम लोग यू आर एम एस, ठीक है। यू आर एम एस समझ में आया, आया ना? यस सर। ओके ओके, ठीक है। अगली चीज हमें देखनी है क्या, अच्छा, हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये जो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर है, ये काइनेटिक गैस की इक्वेशन है और हम इसका डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि आखिर कैसे आता है ये डेरिवेशन, ठीक है। हमने एक ये क्यूब लिया, ठीक है, ये क्यूब लिया, मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, पर इसमें हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। इस मॉलिक्यूल्स को मान लेते हैं इसका मास m है और ये इस डायरेक्शन में यू स्पीड से जा रही है और ये इधर आके इस वाले वॉल पे कोलाइड होगा। क्या होगा, इस वाले वॉल पे कोलाइड होगा। अच्छा, कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, कैसा होगा कोलिजन, इलास्टिक। ये ऐसे आया, इस पे कोलाइड हुआ और फिर ऐसे इसकी स्पीड डायरेक्शन बदल जाएगी, रिफ्लेक्स होकर, ठीक है। अगर हम कहें, ये वाली चीज हमने पहले भी देख रखा है, इसका पी इनिशियल क्या होगा,
अगर मैं पी इनिशियल पूछूं तो क्या होगा, एम इंटू में यू। अच्छा, ये अगर मैं एक्स डायरेक्शन मान लूँ तो इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ, और ये किसी एक मॉलिक्यूल का है तो मैं इसे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एम यू एक्स 1, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, पी फाइनल माइनस में एम यू एक्स 1, ठीक है। वेलोसिटी में तो कोई चेंज आया नहीं, रिफ्लेक्ट होकर सीधे आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक कोलिजन है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, हमें देखा था ना, 2mu एक्स, ठीक है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इस क्यूबॉइड का लेंथ मान लें कि एल है, ठीक है, तो क्या होता है अगर इसका लेंथ एल है तो इस पार्टिकल को यहाँ से ट्रेवल करके कोलाइड करके वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, हाँ, कितना लगेगा टाइम, टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन, टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, हाँ या ना, ओके, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, पार्टिकल यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस आया, यानी कि एल लेंथ आगे टेबल किया, फिर एल लेंथ वापस आया, यानी कि 2l। और स्पीड कितनी है इसकी, ux1, ux1, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। हमें मोमेंटम पता है कितना है, 2m, 2mu x1, और टाइम कितना है, 2l अपॉन में ux1, तो 2l अपॉन में ux1 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, mu x1 स्क्वायर अपॉन में l, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ये क्या है, ये फोर्स, ये फोर्स किसका है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का है, एक ये जो मॉलिक्यूल का फोर्स है। है वन मॉलिक्यूल का है, ठीक है, जो इस वॉल पे ये एग्जर्ट करती है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, क्या था, F इज इक्वल टू एम बाई एल, अच्छा, यू एक्स 1 का स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पोस्टुलेट में देखा था ना कि जो यू स्क्वायर है वो 3u x, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, 3u x स्क्वायर के बराबर में, देखते हैं। ये यहाँ पे हमने देखा था ना कि कोई भी एक पार्टिकल है, तो यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला था उसका, यू स्क्वायर इक्वल टू 3u x स्क्वायर, तो हम लोग क्या है, इसको यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 3 लिख सकते हैं ना, तो हम इसका यूज करेंगे वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको यू एक्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन में 3 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, ये फोर्स अभी भी एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है। अगर हम देखें एन मॉलिक्यूल की वजह से कितना होता है, एन मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 m/l। अच्छा, ये u1 है, u1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर है, ये एक पार्टिकल है, एन पार्टिकल है, तो क्या होगा 1/3 m/l दूसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स, फिर ऐसे ही तीसरा पार्टिकल होगा, करते करते कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये एक एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना फोर्स आया, दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से भी इतना ही फोर्स आएगा, वैसे करते करते nth वाले की वजह से भी इतना ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें से 1/3 m/l को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या आएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un का स्क्वायर, क्या ये आएगा, आया ना। यस सर। अच्छा अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे
n नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सेम है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर कोई दें। फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको क्या हम यूआरएम में लिख सकते हैं? यूआरएम में, Yes, sir. ओके, 1/3 mn/l. एन बाय एल यू Root स्क्वायर means का square आर है। velocity. हाँ ठीक है, तो ये क्या है? फोर्स एन मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में? यस सर। ओके ओके। अच्छा, अच्छा हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स हमने निकाल लिया था, फोर्स क्या था? 1/3 m इंटू एन यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, और एरिया कितना है? हमने क्यूब लिया था, हमने क्यूब लिया था ना, देखो। Sir, mn/l हाँ, आएगा, आपने l नहीं लिखा। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूँ। एरिया कितना होगा? इस सरफेस पे ये कोलाइड कर रहा है ना, तो एल इंटू एल, इसका L2. एरिया एल स्क्वायर। हाँ एल स्क्वायर हो जाएगा ना इसका। ठीक है, तो क्या होगा ये इंटू में 1/l² हो जाएगा। ठीक है, 1/3 mn यू आर एम एस होल स्क्वायर L3. अपॉन में एल क्यूब। ठीक है, L3 नहीं बोलते बेटा, एल क्यूब बोलते हैं। और ये क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम इसे पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है काइनेटिक गैस की इक्वेशन, यही हमें निकालना था। ठीक है, कोई डाउट किसी पॉइंट में? आगे बढ़े। सर ये 1/l Yes, sir. स्क्वायर कहाँ से आया? ये 1/l²। देखो हाँ। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? देखो यहाँ देखो, हमने फोर्स निकाल लिया। फोर्स कितना था? 1/3 एम एन यू आर एम एस होल स्क्वायर अपॉन में एल। ठीक है, फिर हमने लिखा प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक है, यस सर। ये तो भैया फोर्स ही है जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, यस सर। और एरिया जो है वो हमने यहाँ से लिया, ये जो मॉलिक्यूल है इस सरफेस पे जाकर टकरा रही है, हाँ। तो ये इसका एरिया लिया हमने, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने यस इसका एरिया लिया। तो ये कितना लेंथ है? एल क्यूबॉइड है, तो इसका भी लेंथ एल है। पहले। तो स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यस वो सर। एरिया यहाँ से निकाला। ठीक है, ठीक है, ये प्रूफ समझ में आया अभी तो? और यस कोई सर doubt? सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर Half लिखते हैं। mv square. तो हम एक पार्टिकल के लिए हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, Yes, एक sir. पार्टिकल के लिए। अगर हम एन पार्टिकल्स के लिए ही अगर ये काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 1/2 एम को कॉमन ले लेते हैं, तो u1 स्क्वायर, फिर सेकेंड पार्टिकल की वजह से u2 स्क्वायर। स्टेप वाइज कर रहा हूँ या ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? कहाँ से आया? Yes, sir, आ रहा है। सबको आया? एक बार चैट में यस लिख दो अगर आ रहा है तो। Yes. सब कोई? ओके ओके ठीक है, चलो। ओके ओके, तो ये एन पार्टिकल की वजह से है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? हाफ एम इंटू एन, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? यू आर एम एस, यू आर एम एस होल स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है? हाफ एम एन यू आर एम एस का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो हमने दो इक्वेशन निकाल ली अभी, एक काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया और एक पीवी इज इक्वल टू निकाला था। हमने दो इक्वेशन निकाली ना, कौन कौन सी निकाली? एक काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया और एक काइनेटिक गैस की इक्वेशन निकाली। काइनेटिक गैस की इक्वेशन था ना? हाँ, ये काइनेटिक गैस की इक्वेशन निकाली। ठीक है, अब हम काइनेटिक गैस की इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ
एम हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ हाफ एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, ठीक है, अपॉन में पीवी। ये कितना है, पीवी कितना होता है काइनेटिक इक्वेशन का, वो गैस की काइनेटिक इक्वेशन जो निकाली थी हमने, कितना था 1/3 एम एन यू एम आर एम एन एस का बाय एल स्क्वायर, ठीक है। क्यू। नहीं बेटा, हम काइनेटिक गैस की इक्वेशन पूछ रहे हैं। देखो काइनेटिक गैस का इक्वेशन क्या आता है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक गैस जो आया था वो आया था 1/2 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। हम काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक गैस की इक्वेशन में रिलेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें पता ही है, तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में काइनेटिक गैस की इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, हाफ एम एन यू आर एम एस का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1/3 एम एन यू आर एम एस का होल स्क्वायर। तो यू आर एम, तो क्या ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ई बी इज इक्वल टू 3/2। 3/2 है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 पी इंटू बी, ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अच्छा हमें आइडियल गैस की इक्वेशन पता है क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, ठीक है। Yes, sir. अगर हम एक मोल मान लें, एक मोल ले लें एन को, तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी हो RT। जाएगा। तो हम पीवी की जगह पे आर टी को यहाँ R पुट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 आर RT. टी, ठीक है। ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये 1 मोल के लिए आई है, ध्यान रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 मोल ले लिया था। अगर हमें यही काइनेटिक एनर्जी n मोल के लिए लेना होता तो क्या होता, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी, RT. ठीक है। कोई दिक्कत, Yes, sir. कोई दिक्कत अभी तक कुछ No, भी sir. नहीं, अच्छा नो सर। ठीक है, ओके ओके गुड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा भी, 3/2 एन आर टी। अच्छा, अगर हम 1 मोल की बात करें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Yes, sir. 6.20 हाँ हाँ to 6.0223, हाँ गुड गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, बस एक मॉलिक्यूल की राइटिंग तो भैया इतनी माशाअल्लाह है ना मेरी, एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये 1 अपॉन में एन मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 अपॉन में एन मोल्स हो जाएंगे, Yes, ठीक है। sir. हाँ तो हमने जो यहाँ पे 1 मोल के लिए जो इक्वेशन लिखी थी, ये है ना, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 आर टी, 1 मोल के लिए थी, ठीक है। 1 मोल के लिए इक्वेशन क्या थी, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 आर टी थी, यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो हम एक मॉलिक्यूल्स को, क्या हम एक मोल को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज से, यहाँ पे क्या हम एक मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को 3/2 आर बाई by एन ए N. इंटू में टी। और ये जो आर बाई एन ए होता है इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसे हम के बी से नोट करते हैं, इसे के बी से, और इस के बी की जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। काइनेटिक एनर्जी का एक और इक्वेशन हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में आ गया, जिसे हम 3/2 के वी इंटू टी,
ठीक है, कोई सर डाउट यहाँ पे? दोबारा बताना। कहाँ से दोबारा बताना है बेटा? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो ना आर अपॉन जो एन ए है ना, इसी की वैल्यू को हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले लिया। आर हमें पता है क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना आर, और एन ए हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इनकी जो वैल्यू हम इवेल्युएट करते हैं, तो इसको हमने आर अपॉन में एन ए को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह दिया, और इसकी जो वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये किसकी आवाज आ रही है बेटा बैकग्राउंड से? ओके, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आज यस की? सर। अच्छा, तो आज का लेक्चर इतना ही था। थोड़ा सा आगे हम लोग एक दो सवाल करते हैं, ठीक है? आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार देखिए और बताइए क्या आंसर आता है। जो भी हमने पढ़ा है उसी बेसिस पे ही ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप लोग आराम से कर लेंगे, ध्यान से कर ट्राई कीजिए। क्या लिखा है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमने काइनेटिक एनर्जी की इतनी सारी फॉर्मूला देख ली, ठीक है? अच्छा, एक बार मैं बता दूं क्या कि कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? रुक जाओ एक मिनट, एक ये याद रखना है, ठीक है? एक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एन मॉलिक्यूल्स के लिए। और कौन सी इक्वेशन आपको याद रखनी है? आप लोग को ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है? और आप लोग को ये इक्वेशन भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, आप लोग ये सवाल कीजिए, ठीक है? राइट। नंदिता, कौन सा स्लाइड दिखाना है बेटा? सॉरी, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, अभी देखा। सर मैं नोट कर लिया, आपने दिखा दिया था। हो गया? अच्छा, ओके ओके बेटा। अगर किसी को कोई चीज़ मिस हो गई हो तो बता देना, मैं स्लाइड पीछे कर दूंगा, आपको नोट कर लेना, ठीक है? वैसे कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, कोई बताएगा? हो गया? सर 3/2 RT लगेगा। हाँ, 3/2 RT लगेगा, लेकिन इसमें 8 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है, तो 3/2 RT नहीं देगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये 1 मोल के लिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि 1 मोल के लिए है, तो यानी कि हमें मोल भी निकालना पड़ेगा। 3/2 NRT। हाँ, 3/2 NRT। और हमें मोल कैसे पता चलेगा? अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना है 3/2 NRT, तो मोल कहाँ से पता चलेगा? मोल क्या होता है ना, मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मास तो गिवन मास कितना है? 8। सर 8/16 आ गया। तो हाँ, 1/2 बस। आएगा सर। तो मोल कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 3/2 मोल हमें पता चल गया, 1/2। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमें इसे केल्विन में करना होगा, तो कितना ये हो सर जाएगा कैलकुलेट टेम्परेचर? करना चाहिए, 300 हो जाएगा। 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है? 300 केल्विन, ठीक है? हाँ, तो हम इसे जब कैंसिल करेंगे, अच्छा हम एक काम करते हैं, अपनी वैल्यू को थोड़ा सा सही करने के लिए इसको अप्रॉक्स हम 8 मान लेते हैं, ठीक है?
तो थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेशन बच जाएगा। तो इसे 3/2, ठीक है, इंटू में ये 8 लिख देता हूँ और इस 2 को नीचे ले आ देता हूँ और इंटू में 300, ठीक है। अब आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन, ये 2 बार में और ये 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, अप्रोक्सीमेटली 1800 जूल, ठीक है। समझ में आया ये सवाल? यस सर। ठीक है, एक और सॉल्व कर लो, एकदम लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। क्या कह रहा सवाल में? पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताओ। इसके लिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, यानी कि 1 मोल अब दे दिया है, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? PV is equal to RT. ना 3/2 RT. RT। हाँ, 3/2 RT, ठीक है। नंदिता आपने एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, वेरी गुड, 1870.65, बिल्कुल सही है। हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया था, इसलिए हम लोग को 1800 आया है, बट आपका आंसर एग्जैक्ट है, सही है आपका नंदिता। अच्छा, इस बार मैंने थोड़ा सा वीडियो ऑफ रखा है क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ा सुबह से ही लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर ही यहाँ पे उड़ गया है, तो इन्वर्टर से ही सब कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत, तो लैपटॉप चार्ज पे लगाया और भी बहुत चीज़ें है, इसलिए लाइट को ऑफ रखना पड़ा है, तो लाइट ऑफ करके पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो ऑफ रखा है आपके लिए। अगली बार से हम लोग वीडियो ऑन रखूंगा मैं, ठीक है, इसलिए आज भर बस आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो करें ये सवाल आगे, आया ना? किसी का आंसर आया? अच्छा, क्या लगाना है हमें फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT लगाना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमें पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके, यानी कि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। किसके लिए? कह रहा है कि आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर चेंज होता है 50 डिग्री सेल्सियस से, ओके। तो हम मान लेते हैं जो सबसे पहली काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 1, उसको हम मान लेते हैं 3/2 RT, ठीक है, मान सकते हैं। और जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी आता है उसी 1 मोल के लिए, 3/2 R, टेम्परेचर क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, 50 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल मान लेते हैं, थोड़ी इनिशियल मान लेते हैं, ठीक, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 3/2 R, T प्लस में 50 माइनस 3/2 R T, ठीक है। यहाँ पर तो हम ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो क्या होगा, 3/2 RT हो जाएगा, प्लस में 3/2 R इंटू में 50 और माइनस माइनस 3/2 RT, तो इस RT से ये RT चला जाएगा, तो क्या आएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास 3/2, इस R की वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स हम 8 मान लेते हैं, ठीक है, और इंटू में 50, 2 से ये 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा आंसर, 4 3 12 और 12 55 600 जूल अप्रॉक्स। 623.5। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, किसने दिया ये आंसर? सलोनी, बिल्कुल सही है आपका, 600 जूल। ओके नंदिता, वेरी गुड बेटा। दोनों सवाल समझ में आए अभी तक? यस सर।
ठीक है, ये एक और आखिरी सवाल है, ये ध्यान से कीजिएगा, ये वाला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही है। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? विनोद, अच्छा विनोद बेटा, सर टेम्परेचर केल्विन में क्यों नहीं बदला? अच्छा ठीक है, आप लोग सवाल सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ इन लोग को। जो टेम्परेचर चेंज बोला ना, वो 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन में कितना टेम्परेचर हो रहा है? 273 केल्विन। अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊंगा तो केल्विन में भी तो 50 पॉइंट ही बढ़ेंगे, तो कितना होगा ये टेम्परेचर? 323 केल्विन होगा। जो टेम्परेचर चेंज आया था ना डिग्री सेल्सियस में, उतना ही टेम्परेचर चेंज केल्विन में ही आएगा। हाँ, फ़ारेनहाइट में होता ना तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ा, पर इसमें जो चेंजेस आते हैं ना, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो 1 केल्विन का ही फर्क आता है। ऐसा है कि नहीं है विनोद? समझ में आया बेटा यस सर। क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ ठीक। वरना आप लोग ठीक है केल्विन में आप लोग कर सकते थे, पर इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं थी क्योंकि चेंज की बात कर रहा है। और जब चेंज देखते हैं हम लोग तो केल्विन और सेल्सियस में दोनों में सेम होता है। ये भी बिल्कुल पिछला जैसा मिलता जुलता ही सवाल है, लगभग लगभग। आ जाना चाहिए आप लोगों से। अच्छा, हिमांशी का और सलोनी का दोनों का आंसर 3876 है। कैसे? मतलब दोनों का एग्जैक्ट है, मतलब सेम टाइप की गलती किया क्या तुम लोगों ने? हाँ सर मैंने केल्विन में ही लिया था सर हमने ना 323 केल्विन बदल दिया सेल्सियस को, इसलिए गलती हो गई। और बेटा आर की वैल्यू 8 ली थी। बेटा आप अगर केल्विन में भी लोगे ना तो भी आंसर सेम आना चाहिए। देखो कैसे, देखो, अगर मैंने तो टेम्परेचर को फील ही नहीं कराया कि ये केल्विन में है कि क्या है। अगर केल्विन में भी होता तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे भी वो 273 आता, यहाँ पे भी वो कैंसिल हो जाता। जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो सिर्फ चेंज की वजह से आ रही है। और सबसे मजेदार बात, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT 1 मोल के लिए। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो सब हो रहा है, ऐसा हुआ। और यहाँ पे जो है ना, जो आप लोग कह रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर चेंज है। और अभी मैंने समझाया ना कि 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो चाहे केल्विन से, दोनों का लगभग लगभग चेंजेस सेम चलता है। 1 डिग्री से बढ़ाएंगे सेल्सियस से तो 1 केल्विन ही बढ़ रहा है, इसलिए चेंज में वो फर्क नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप बढ़ाएंगे तो केल्विन में भी 1 केल्विन से ही बढ़ेगा। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करेंगे तो फ़ारेनहाइट में अलग तरीके से बढ़ता है, 1.8 फ़ारेनहाइट से बढ़ता है। तो फ़ारेनहाइट में जनरली क्वेश्चन पूछते नहीं है, हमें केल्विन और टेम्परेचर में ज़्यादा डील करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट किए बिना ही करेंगे। क्यों टाइम वेस्ट करना है जब डायरेक्ट आ जाता है तो। अच्छा, इसका आंसर आया किसी का? चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या है? बोला एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक, चलिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 RT, ठीक है। अगर मैं कहूँ K1 3/2 RT, यहाँ पे फॉर्मूला RT नहीं लगेगा, मोल तो दिया हुआ नहीं है, मोल नहीं दिया है ना। और सर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है। आई मीन हो गई है। अच्छा अच्छा, बस अच्छा ठीक है, ओके बेटा, तब जाओ, ये मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ओके।
सर इसका आंसर Okay, sir. माइनस Good evening, sir. 73.15। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, किसका आंसर? सर इस क्वेश्चन का -72 या 3.15। कोई नहीं बेटा, हम लोग ना इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। आप लोग क्लास करने जाइए, ओके ठीक सर। है? आप मुझे रिमाइंड कर दिए। ओके, गुड बाय, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट Good evening, sir. सबको। ओके ओके ओके, Bye, sir. बाय 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 बाय।